बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम्स। और बच्चों, उम्मीद है कि आपको इन ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा हो रहा होगा। बेटा, हम लोगों ने दिन रात एक की है आप लोगों के लिए ये लेक्चर्स। पहले तैयार करना हमें इतना मुश्किल नहीं था जितना इनको बनाना, इनको प्रिपेयर करना और फिर रिकॉर्ड करने पे हमें टाइम लगता है। तो आप लोगों ने इससे अच्छे से फ़ायदा उठाना है ताकि हमें भी हमारी मेहनत का कोई फल मिले। और वो फल अल्लाह ने तो देना ही है, लेकिन आप लोगों से ही हमें नज़र आएगा कि क्या हमारा इस काम का कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि आप सब लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो हम लोगों ने अभी तक टू प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली हैं। हमने आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज को डिस्कस किया था पीरियोडिक टेबल के अंदर, और उसका ट्रेंड देखा था कि अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड वो कैसे बढ़ता है और कम होता है। तो आज हम लोग आगे मज़ीद दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। उसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या ट्रेंड है ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे दो प्रॉपर्टीज़। इनमें से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बेटा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। आप लोगों ने ये सारे ट्रेंड्स फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे और 9th क्लास के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने पढ़े थे। तब हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, आयनाइजेशन के अंदर हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कि हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर हम बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कि कितनी एनर्जी बाहर निकलती है जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है। ठीक है, लेकिन वो था एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप छोटे लेवल पे थे इसलिए छोटी सी बात आपको समझाई गई थी। लेकिन अब आप लोग बड़े लेवल पर आ गए हैं तो डिटेल में हमने डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो असल डेफिनेशन होती है ना, वो ये होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज्ड और अब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द गैसियस एटम टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। ठीक है, ये एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और अब्जॉर्ब भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि रिलीज ही हो। अब किन कंडीशन के अंदर रिलीज होगी, किन कंडीशन के अंदर अब्जॉर्ब होगी, ये हम इससे आगे डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और अब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द गैसियस एटम, जब एक इलेक्ट्रॉन को गैसियस एटम के अंदर ऐड किया जाता है टू फॉर्म नेगेटिव आयन बनाने के लिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि कब एनर्जी रिलीज होती है और कब एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। एनर्जी इज यूजुअली रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अब्जॉर्ब द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। बेटा, जब एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करना है ना, या फिर जब एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम के अंदर ऐड किया जाएगा, तब क्या होता है, एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तब एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। और आप अच्छे से जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो क्या बनता है, नेगेटिव आयन बनता है, यानी कि एन आयन बनता है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया और उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और उस टाइम क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन है, जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज करती है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और हमेशा रिलीज एनर्जी हम लोग माइनस साइन के साथ शो करवाते हैं। और जब फ्लोरीन का एक एटम इलेक्ट्रॉन को ऑब्जॉर्व करता है, F नेगेटिव बनता है और -328 किलो जूल पर मोल एनर्जी उसमें से रिलीज होती है। ठीक है, अब उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। जब एक एटम पर नेगेटिव चार्ज आ गया, अब उस नेगेटिव चार्ज वाले के अंदर जब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा, उस टाइम पर एनर्जी क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी। ठीक है, व्हेन अ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द यूनी नेगेटिव आयन। यूनी नेगेटिव आयन मतलब कि ऐसा आयन जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज मौजूद है। इट इज रिपेल्ड बाय ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज एंड एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड। अब जो उसके ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज
मौजूद है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होगा वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से हमें एनर्जी उसको देनी पड़ेगी उस एनर्जी के खिलाफ लड़ने के लिए। इसलिए जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो उसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हुए एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी अब्जॉर्ब भी हो सकती है। रिलीज कब होगी? जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा। और अब्जॉर्ब कब होगी? जब पहले से ही यूनि नेगेटिव आयन के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा, तो तब क्या होगा? एनर्जी अब्जॉर्ब होगी उसके अंदर। ओके, आप अच्छे से जानते हो कि जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं, लेकिन जब एनर्जी अब्जॉर्ब होती है तो उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की यहाँ पर एग्जांपल है कि ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो उसमें से -141 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर किसी इशू की वजह से ये सही तरीके से टाइप नहीं हो पाया, लेकिन ये ऑक्सीजन है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है और एरो के बाद आ जाता है O नेगेटिव। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसमें से -141 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब O नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो O2 नेगेटिव बनता है और उसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। और कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब होती है? 780 किलो जॉल पर मोल। और अब्जॉर्ब एनर्जी हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ शो की जाती है। ओके, उसके बाद है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जब हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था तब हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही थी, कुछ चीज़ों पर डिपेंड कर रही थी। उसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, ये सारी चीज़ें थी। सेम इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है। देखते हैं किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा डिपेंड करती है साइज ऑफ एटम पर, न्यूक्लियर चार्ज पर और वैकेंसीज पर इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितनी वैकेंसी है इसके ऊपर डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और किस पर डिपेंड करती है? न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करती है और एटॉमिक साइज पर डिपेंड करती है। अब देखें, जितना ज़्यादा एटम का साइज होगा ना, उतना ही न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के ऊपर होल्ड कम है। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए न्यूक्लियस की ताकत के खिलाफ नहीं लड़ना पड़ता, हम इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड कर सकते हैं। मीन्स कि हमें कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि बड़े साइज वाले एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान है, इसलिए बड़े साइज वाले एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, क्योंकि हम कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर सकते हैं। जबकि जो स्मॉल साइज वाला एटम है उसमें क्या होगा? उसमें न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल के ऊपर ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें न्यूक्लियस की एनर्जी से ज़्यादा लड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, हमें न्यूक्लियस की एनर्जी से ज़्यादा लड़ना पड़ेगा और इसका मतलब यह है कि हमें उससे लड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसलिए हमारे पास लार्जर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी। ठीक है, अगर हम एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग पीरियोडिक ट्रेंड देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो क्या होगा? जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी, क्योंकि बड़े साइज के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है। सेम इसी तरह जैसे जैसे एटम का साइज कम होता जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि छोटे साइज वाले एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है। तो हम सब जानते हैं कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक साइज के ट्रेंड की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। और अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें तो हम जानते हैं टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर within period and decrease from lighter to heavier element in a given group of the periodic table। ठीक है ना, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, जैसे जैसे एटॉमिक साइज कम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरह है न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा होगा और उतना ही मुश्किल होगा हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। ठीक है, इसी तरह वैकेंसीज पर डिपेंड करती है कि कितनी वैकेंसी है और किस तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट है, उस पर डिपेंड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर चाहिए और कितना इजीली इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड हो सकता है।
हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की नॉलेज को हम आयनाइजेशन एनर्जी के नॉलेज के साथ कंबाइन कर सकते हैं, ताकि हम ये बता सकें कि कौन सा इलेक्ट्रॉन इजीली कौन सा एलिमेंट इजी इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। ठीक है, आप लोग याद रखने के लिए ये बात रख सकते हैं अपने माइंड के अंदर कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों का ट्रेंड सेम है एटम के अंदर। आयनाइजेशन एनर्जी भी अलोंग द पीरियड डिक्रीज कर रही थी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी। और जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या कहते हैं, डिक्रीज करती है, और आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, बल्कि इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड शो किया गया है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज कर रही है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और डिक्रीज कर रही है व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट टॉपिक इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। आप सब अच्छे से जानते हो कि एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए गए हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। और मैंने आपको बताया था कि मेटलॉइड्स जो से होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल से मिलती जुलती होती हैं। सबसे पहले मेटल की हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मेटल्स बच्चों वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर गेन कर सकते हैं। ठीक है, हम यूं कह सकते हैं विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर मेटल। ऐसे एलिमेंट जिनके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर ले आए, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल। ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सारे के सारी जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली मूव कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब डाइसोडियम ऑक्साइड रिएक्ट करती है वाटर के साथ, फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये बात है कि ये जो से होते हैं ना, ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं वाटर के साथ। जब वो वाटर के अंदर उनको डिसॉल्व किया जाता है तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। फॉर एग्जांपल जब डाइसोडियम ऑक्साइड रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो वो 2NaOH बनाती है जो कि एक बेस है। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम और डिक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसा क्यों है बच्चों? देखें, मैंने आपसे कहा कि मेटल वो एलिमेंट होते हैं जिनमें अगर जिनके पास ये ताकत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ला सकते हैं। ठीक है, तो उस एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा जिसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है। और आप सब अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना किसमें से आसान होगा, बड़े साइज वाले एटम से या छोटे साइज वाले एटम में से। जाहिर सी बात है, बड़े साइज वाले एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, इसलिए उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब आपने साइज के हिसाब से अगर मेटालिक कैरेक्टर को देखें तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, एटम का साइज क्या करता है, डिक्रीज हो जाता है, और स्मॉल साइज वाले एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हम इसी हिसाब से मेटालिक कैरेक्टर को बता सकते हैं कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसी तरह अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं, नीचे वाली साइड पर आते हैं, तो एटम का साइज क्या करता है, इंक्रीज करता जाता है, और बड़े साइज वाले एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, तो उसका मेटालिक कैरेक्टर वहां पर ज्यादा होगा। ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट इज नॉन मेटल। मेटल का उल्ट नॉन मेटल होता है। मेटल वो एलिमेंट होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालकर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मींस के दे कैन गेन नेगेटिव चार्ज बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ला सकते हैं। द एलिमेंट विच गेन इलेक्ट्रॉन
and form negative ions are called non-metal. Non-metal are poor conductor of heat. Non-metal जो से होते हैं वो हीट के poor conductors होते हैं। अब जिस तरह मेटल से वो बेसिक ऑक्साइड बना रहे थे, लेकिन नॉन मेटल जो सी हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं। फॉर एग्जांपल जब सल्फर ट्राईऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसोल्व किया जाता है तो वो H2SO4 देता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड देता है। आप अच्छे से जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एसिड है, और इसको किंग ऑफ एसिड्स भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन मेटालिक करैक्टर का ट्रेंड क्या होता है। इसी तरह नॉन मेटालिक करैक्टर के ट्रेंड को हमने डिस्कस करना है। जैसे मैंने मेटालिक करैक्टर के ट्रेंड को डिस्कस किया कि जब हम लोग एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, और उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन को डालना आसान होगा क्योंकि न्यूक्लियस जो है उसका साइज कम है और आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को लेना है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो जिस तरह मेटालिक करैक्टर की हमने बात की थी तो नॉन मेटालिक करैक्टर का ट्रेंड उसके उलट होगा। अच्छा, इसके अलावा एक बात यह है कि जो टॉप पर मेंबर्स होते हैं, जैसे फ्लोरीन जो सा है वो नॉन मेटालिक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसको हम लोग 4, 5A और 6A के अंदर इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो सी होती हैं वो प्योर नॉन मेटल्स होती हैं और वो गैसियस स्टेट के अंदर होती हैं, जबकि बिस्मथ और पोलोनियम वो बॉटम पर हैं, वो फेयरली मेटालिक इन नेचर होती हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर इंक्रीज कर रहा था, लेकिन नॉन मेटालिक करैक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है ना, नॉन मेटालिक करैक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो टॉप पे जो एलिमेंट थे वो क्या थे, नॉन मेटल्स थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात है कि नॉन मेटालिक करैक्टर जो सा होता है वो डिक्रीज करता है जैसा कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, इसके अलावा पीरियड के अंदर इसका ट्रेंड क्या होगा, पीरियड के अंदर इसका ट्रेंड है कि फ्लोरीन जो सा है वो नॉन मेटल है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो सी होती हैं वो प्योर नॉन मेटल्स होती हैं। अब फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सारी की सारी टॉप पर पाए जाने वाली एलिमेंट्स हैं। आपको अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें, फ्लोरीन फर्स्ट मेंबर है अपनी फैमिली का, ऑक्सीजन भी फर्स्ट मेंबर है, नाइट्रोजन भी फर्स्ट मेंबर है, तो आप देखोगे कि ये टॉप पर हैं और ये क्या है, नॉन मेटल। जबकि जो बॉटम पर हैं वो बिस्मथ वगैरह हैं, तो इनका मेटालिक करैक्टर क्या होता है, इनका मेटालिक करैक्टर ज़्यादा होगा, जबकि जो टॉप पर थी उनका मेटालिक करैक्टर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि मेटालिक करैक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वाइल नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो सी थी वो टॉप टू बॉटम क्या कर रही थी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही थी और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही थी। और आपने अब तक हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। इसमें आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि हम लोग जितनी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं उन सबको हम एटॉमिक साइज से रिलेट करते हैं, क्योंकि एटॉमिक साइज वो बेसिक प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है या मुश्किल है। आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी, उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना था, तो हम लोगों ने ये देखा कि एटॉमिक साइज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना आसान है या मुश्किल। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखी, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना था, तो सेम वही बात थी कि एटॉमिक साइज के हिसाब से देखा कि वो बढ़ेगी या कम होगी। फिर नेक्स्ट था मेटालिक नॉन मेटालिक करैक्टर। पहले मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन पढ़ी। मेटल वो जो इजीली इलेक्ट्रॉन को जो इजीली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो सकते हैं और नॉन मेटल वो जो इजीली इलेक्ट्रो नेगेटिव हो सकते हैं। और इसका रिलेशन भी एटॉमिक साइज के साथ है कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज या डिक्रीज करता है उसी हिसाब से मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है, तो आपके लिए सबसे बेसिक जो है एटॉमिक साइज के ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको वो समझ नहीं आएगी तब तक आगे आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।